Recording. Yes, let us start. हाँ रोशनी, अनम्यूट करो। आप सभी अनम्यूट है। आ रही है आवाज? ओके। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोशनी जायसवाल, एक आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट हूँ और सहेली टीम की हिस्सा हूँ। आज हमारा तीसरा सेशन है जिसमें पाचन एवं जठराग्नि को कैसे स्वस्थ रखें और संकल्प शक्ति पर हमारे स्पीकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ हमारी टीम से। पहली उषा उकंडे मैम, जो कि इंदौर से हैं। आप चोइथराम नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। आप नेचुरल बर्थिंग सेंटर चला चुकी हैं, जिसमें ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरीज की संख्या में काफी परिवर्तन देखा गया है। वैद्य शेफाली संगल जी, जो कि इंदौर से हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आप नारी परीक्षण में अव्वल हैं। आप पंचकर्म सेंटर भी चलाती हैं। आपने 9 वर्ष अर्बन एवं रूरल क्षेत्र में आयुर्वेद से बहुत सेवा की है। सरिता परमार जी, जो कि इंदौर से हैं। आप योगा सिखाती हैं। आप योगा थेरेपिस्ट और ध्यानी भी हैं। गर्भारंभ, जिसमें लीना जी और सपना जी दिल्ली से हैं। आप गर्भवती महिलाओं के सेशन लेते हैं। लव एंड लाइट सेंटर से हमारे साथ हैं शमशाद परवीन जी एवं रुचिका जी, जो कि सतना में हैं। आप दोनों ध्यानी हैं एवं ध्यान के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में सुधार लाते हैं। मीनल सोमानी जी, जो कि इंदौर से हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो अब हम ध्यान से इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए मैं शमशाद जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और ध्यान की शुरुआत करें। हाँ तो शमशाद जी। शमशाद मैम, ऐसा लग रहा है हाँ वापस एडमिट कर देते हैं। हाँ, आज का टॉपिक एक बार रोशनी फिर से बता देंगे क्या? आज का टॉपिक क्या है? ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। आज हम पाचन एवं जठराग्नि को कैसे स्वस्थ रखें और संकल्प शक्ति पर बात करेंगे। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से प्रारंभ करते हैं। तो शमशाद मैम का मैं स्वागत करती हूँ कि आप हमारा आज का ध्यान का सेशन करेंगे। आइए। सभी को नमस्ते और आत्मबंधन सभी को। आज ध्यान से शुरू करेंगे हम सब इस सेशन को। तो सबसे पहले सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, यानी आलती पालथी मारकर बैठ जाएं। यदि चेयर पे बैठे हों तो पैरों को क्रॉस करके बैठें। पानी पास में रख लें यदि पीना हो तो। हाथों को क्रॉस कर लें, चश्मे उतार दें और अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी आती सांस और जाती सांस पे ध्यान दें।
Last 1 minute.
30 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आते जाएं। अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएं। हथेलियों को खोलते हुए आंखों के ऊपर लाएं। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के पीछे ही आंखें खोलें। सुंदर से मुस्कुराहट के साथ वापस आए। सेल्फ लव करते हुए कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का ध्यान कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट शेफाली जी, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच शमशाद जी, इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं अब हमारी वैद्य शेफाली जी को बुलाना चाहूंगी। आए वो आए और हमें सिखाएं पाचन और जठर अग्नि को कैसे स्वस्थ रखते हैं। आइए सीखते हैं। प्लीज मैम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी, और बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद मैम, आपने हमारा सत्र ध्यान से शुरू किया। तो पिछली बार कुछ हम लोगों ने चर्चा की थी गर्भधारण को लेके, और उसके आगे ये भी बात हुई थी कि कुछ लोगों ने पूछा था कि हम अपना डाइजेशन अच्छा नहीं है, या किसी ने ये भी कहा था कि वो तो हर 2-2 घंटे में खाना खा रही है क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है, जबकि उसको मूड नहीं होता है खाने का। एक ने कहा उसको तो हर 2 घंटे में भूख लगती ही है, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना खा ले। तो चलिए एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस विषय पे कि हम अपनी अग्नि, जठर अग्नि को कैसे अच्छा रखें। तो इसी पे मैं एक छोटा सा पीपीटी है वो आप लोग के संग शेयर करूंगी। ओके, क्या आप लोग मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं? जी दीदी। ओके, थैंक यू नेहा। तो चलिए इस बार हम बात करेंगे कि भाई हमारी जो अग्नि है, हमारी जो पाचन क्षमता है, वो कैसी है। तो आयुर्वेद में इस पे काफी सारी बातचीत है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ साझा करूंगी क्योंकि आज हमारे दो बड़े टॉपिक होने वाले हैं। एक जठराग्नि यानी हमारे पाचन के बारे में, और दूसरा हम लोग फिर आगे बात करेंगे संकल्प शक्ति के बारे में। तो ये जो हमारी पाचन क्षमता है, इसके बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है। तो भाई आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में हम जो कुछ भी डालते हैं वो है इनपुट, और जो भी हमारे शरीर मल बाहर फेंकता है वो है आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई प्रोसेसर है जो उसको परिवर्तित कर रहा है। तो ये जो चीज है जो एक इनपुट को आउटपुट में बदलता है और मल बनने से पहले उसका कुछ प्रोसेसिंग होता है जिससे कि शरीर में वो लग सके, वो क्या है। तो आयुर्वेद इस प्रोसेसर को कहता है नाम अग्नि। ठीक है, और ये अग्नि साक्षात जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं वैसा नहीं है, लेकिन अग्नि का मतलब है कि वो कुछ प्रोसेस करने में मदद कर रहा है। तो ये कितने प्रकार के हैं प्रोसेसर। तो एक तो है हमारी जो मेन डाइजेशन, जब हम खाना लेते हैं, खाना लेने के बाद जो हमारा पाचन तंत्र चलता है, डाइजेस्टिव फायर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वही है हमारी जठराग्नि। और वही जो हम खाना खाते हैं उसको वो बदलती है, ट्रांसफॉर्म करती है टू आहार रस। और ये जो आहार रस तैयार होता है शरीर में, ये फिर शरीर में हमारा शरीर इसको अब्जॉर्ब करता है। तो एक एक प्राण कोशिका में यही आहार रस फिर अंदर पहुंचता है। लेकिन आहार रस बनाने की जिम्मेदारी इस जठराग्नि की है।
तो ये जो आहार रस है जो तैयार होता है, उसके बाद आयुर्वेद ये बताता है कि कैसे ये जो आहार रस है ये फिर शरीर के अलग अलग अंगों में जब जाता है, अलग अलग प्रकार के धातुओं तक जाता है, तो वहां पर वापस परिणमन होता है, वापस प्रोसेस होती है। और जब वापस प्रोसेस होती है तो वहां पे 7 प्रकार की अग्नियां वापस शामिल होती हैं। तो सोचिए, हमारा जो पाचन है वो सिर्फ एक ही स्तर पे नहीं हो रहा है, वो विभिन्न स्तरों पे हो रहा है, विभिन्न स्तरों पे जो हमारी अग्नि है वो काम कर रही है। तो पहली है जठराग्नि, जो मेन हमारे पेट में होती है, लेकिन उसके बाद वापस जो आहार रस तैयार होता है वहां से, और जो वो आंतड़ियों से अब्जॉर्ब होके शरीर में घूमता है, उस समय जहां भी वो पहुंचता है, वहां वहां की जो टिश्यूज हैं, धातुएं हैं, वहां की धात्वाग्नि उस पे वापस एक्ट करती है, और जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको अंदर लेती है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की धातुओं से ही हमारा पूरा शरीर बना है। चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे हमारी आंखें हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा गर्भाशय हो, और हर जगह ये धात्वाग्नि काम करती है। अब ये बताने का क्या फायदा है? ये बताने का फायदा ये होता है कि हम जो खा रहे हैं उसको खाने के बाद हमारी अग्नि कैसी है, वो डिसाइड करेगी कि हमने जो खाया वो वास्तव में शरीर में लगा या नहीं लगा। ठीक है। कई लोग कहते हैं हम तो इतना न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई दिक्कत ही लगी रहती है हमें। इसका मतलब है कि हमारी अग्नि ठीक नहीं है। तो आजकल हम जो एक चीज देखते हैं कि काफी लोगों को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, माने बार बार खांसी जुकाम होता है, बार बार शरीर में कहीं खुजलियां होने लगती हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी इस बात की हमें वो बता रही हैं, देखो आपके अंदर का जो अग्नि है, जिसका काम है आहार लेने के बाद उसको सही मायने में न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करना और शरीर उसको ग्रहण कर पाए। इसलिए आजकल अक्सर हम देखते हैं विटामिन B12 की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना। अच्छे से दूध तो लेते हैं और भी चीजों को खाते हैं, और ये खाते पीते घरों की बात कर रही हूं मैं, और फिर भी उनके ये सारे आंकड़े गड़बड़ाते हैं। तो भाई, इसमें ये भी एक कारण होता है अक्सर कि ये जितनी डेफिशिएंसीज है, ऐसा नहीं है कि हमारे आहार में वो चीज नहीं है, हमारे आहार में वो चीज हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अग्नि है, जो प्रोसेसर है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो हम सभी को, चाहे कोई गर्भ धारण करना चाहता हो, चाहे वो गर्भिणी हो चुकी हो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी अग्नि का ध्यान रखना सीखें। और ये तो ऐसी बात मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूं कि कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति इन 7 पैरामीटर्स पे अपने आप को चेक करे। तो जो जठर अग्नि है हमारी, या जो हमारी अग्नि है, वो अनेक चीजों से सुधरती है। तो भाई, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी अग्नि बेहतर होती है? तो सबसे पहले मैंने लिखा है डाइटेटिक्स, आहार सात्म्य, आहार विधि विधान। इस पे मैं और डिटेल में आगे बात करने वाली हूँ। यानी आहार को लेने के कुछ नियम होते हैं, कितना खाएं, कब खाएं, कितना अनाज होना चाहिए, कितनी दालें होनी चाहिए, कितनी सब्जियां होनी चाहिए, है ना, ये सारी बातें। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, कौन से ऐसे आहार हैं जो जब साथ में लेते हैं तो वो शरीर में जाने के बाद न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, बल्कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज बन जाती है वो, कि वो शरीर उसको पचा ही नहीं पाती और वो उसे बाहर फेंक देती है। इसी को आयुर्वेद में कहते हैं विरुद्ध आहार, है ना, इनकम्पैटिबल फूड। और क्या चीज हमारी अग्नि को प्रभावित करती है? हमारा स्लीप साइकिल। हम कब सोते हैं, हम कब उठते हैं, हम रात को जाग रहे हैं या दिन में जाग रहे हैं, हम कब खाना खाते हैं, हमारा जो मेन भोजन है
वो हम कब कर रहे हैं? बहुत भूख लग रही है तो भी हम नहीं खा रहे हैं, पानी पिए चले जा रहे हैं कि बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगा। और जब तक हम ये कर चुके होते हैं तब तक बहुत हो चुकी होती है, और तब खाने की इच्छा भी नहीं बचती है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोपहर में जब असली में बहुत अच्छी भूख लगती है तब वो खाना नहीं खाते हैं, उल्टा जो है वो खाते हैं रात के 10 बजे बड़ा सारा खाना। तो उससे भी दिक्कत होती है। तो कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, इनके बीच में कोई अंतराल है कि नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे अच्छा सोने का समय होता है, अगर आपने आपका आखिरी भोजन रात के 7 साढ़े 7 बजे कर चुका है, तो उसके 2.5 से 3 घंटे बाद आप सो सकते हैं। और उस समय सोना अच्छा होता है, रात के 10 बजे लाइट ऑफ, है ना। ये हमको वेट नहीं करना है कि हमारी नींद कब आएगी, है ना। ये जो समय है रात्रि काल, ये डिजाइन ऐसा डिजाइन है, प्रकृति का इतना सुंदर डिजाइन है कि हमारा जो मानव शरीर है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो रात होने के साथ साथ ही जब हम सोते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारा संतुलन होता है और हमारी अग्नि अच्छी बनी रहती है। जो लोग रात में लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, उनके साथ अक्सर यही दिक्कत होती है कि उनको अलग अलग समयों पे भूख लगती है या भूख खुल के नहीं लगती है ना। तो ये एक बात हो गई। तीसरा है पानी का, पानी कितना पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। तो आजकल प्रचलन में है कि चाहे प्यास लगे ना लगे, पानी पीते रहिए। तो सभी दोस्तों, सभी सहेलियों को मैं यही बताना चाहूंगी कि आपका शरीर ना बहुत इंटेलिजेंट है। आपके शरीर हर चीज का आपको सिग्नल देता ही है। कब पेट साफ करने जाना है, कब पेशाब करने जाना है, कब खाना खाना है, कब लग रहा है कि अ, ऊपर से डकार आ रही है कि नीचे से गैस पास हो रही, सब चीज वो बताता है। ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा ना, कि आपको पता ही नहीं है कि आपके शरीर को कब बाथरूम जाना है और कब नहीं जाना है। तो शरीर हर चीज का सिग्नल या संकेत देता है। तो वैसे ही कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, इसका भी वो संकेत देता है। जितना हम इसके प्रति सजग रहते हैं कि मेरा शरीर क्या कह रहा है, क्या मैं सुन रही हूं, क्या क्या मैं सुन रहा हूं क्या, तो हम पाएंगे कि हम पानी को सही मात्रा में ले पाते हैं, है ना। तीसरी बात ये भी है कि हम खाने की पद्धति कैसे बनाते हैं। कई बार हमारा जो खाना होता है वो इतने सारे तेल में बना होता है कि मतलब वो जो सब्जी में जो पानी का अमाउंट होना चाहिए, उसकी जो प्राकृतिक अमाउंट है पानी की सब्जियों में, वो हम पूरा सुखा देते हैं और पूरा पूरा ही तेल दिखता है। तो अगर हम इस तरह का आहार खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको ज्यादा प्यास लगने लगती है। ठीक है। तो हमारे आहार में ही इतना तरल द्रव्य हो, स्वाभाविक रूप से हमारी दाल कैसे बनती है, हमारी सब्जी कैसे पकती है, कि वो खाने को खाने के बाद हमें और प्यास की जरूरत ही नहीं होगी, हमें और पानी की जरूरत नहीं होगी। और अगर घुट में ही पूरा हो जाए, तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे खाना खाने के बाद तो पानी नहीं पीते हैं, खाने के बीच में पानी नहीं पीते हैं, तो हाँ ये बातें सही तो हैं, लेकिन इसके भी पीछे मूल बात ये है कि क्या मैं अपने शरीर के प्रति सजग हूं कि मेरा शरीर क्या कह रहा है, क्या मैं सजग हूं कि मेरा खाना कैसे बनता है। उससे निर्णय होगा कि हम पानी कितना पीते हैं। ठीक है। तो सभी लोग से मेरा यही निवेदन है कि अगले 7 दिन जब हमारा अगला सहेली सत्र होगा, उससे पहले आप सभी नोट करें कि हम पानी कितना ग्रहण कर रहे हैं और कब पानी पीते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि खास तौर से खाना खाने के तुरंत बाद बहुत मुंह सूख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे भोजन बनाने की पद्धति को हमें चेक करना चाहिए। ठीक है। अगर खाना खाने के बाद हमने 5-6 घूंट पानी पी भी लिया तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यदि अगर हम गिलास पर गिलास पीते चले जा रहे हैं तो सोचने की जरूरत है कि खाने की पद्धति शायद और तरीके से बनाने की जरूरत है, जिसपे भी मैं आगे बात करूंगी, है ना। तो ये एक बात हो गई पानी के बारे में।
तो पानी ऐसा पीना है कि हमारी प्यास अनुसार पीना है, ऐसा भी नहीं करना है कि शरीर को प्यासा ही छोड़ देना है, और ऐसा भी नहीं है कि प्यास नहीं लग रही है और पीते चले जा रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस मौसम में कितना पानी ले, तो मेरे हिसाब से 1 लीटर से 1.5 लीटर में लगभग पूरा होता है। हाँ, अगर आप बाहर ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, सूरज में ज्यादा रहते हैं, आपका भागदौड़ ज्यादा है, तो 1.5 से 2 लीटर भी हो सकता है। ठीक है। फिर हम आते हैं प्राणायाम व योगासन के बारे में। तो इसी के साथ मैं जोड़ूंगी व्यायाम, कसरत करना, अपने शरीर को हिलाना, वॉकिंग करना। तो ये उतना ही जरूरी है एक गर्भिणी के लिए जितना कि जो व्यक्ति गर्भ धारण करना चाहता है उसके लिए भी। तो पिछले सेशन में हमने जो योग का सेशन देखा, वो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी नहीं अचीव किया है, यानी कि अभी वो गर्भ धारण नहीं किए हैं, वो सारे वो योगासन कर सकते हैं। तो क्या हमारे लाइफ में, हमारे प्रतिदिन रूटीन में, हमारे नॉर्मल घर के काम के अलावा क्या हम कुछ योगासन करते हैं? क्या हम कसरत कर रहे हैं? क्या हम थोड़ी चहलकदमी कर रहे हैं? और वैसे ही हम आगे के सत्रों में देखेंगे कि प्रेगनेंसी के पश्चात भी वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है। घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक प्राकृतिक अवस्था है। तो वॉकिंग करना तो बहुत जरूरी है, और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के योगासन होते हैं जो हम सब अगर करते हैं और लाइफ में करते चले जाते हैं, तो हम पाते हैं कि हम चाहे एक यंग अडल्ट हो, चाहे हम प्रौढ़ व्यक्ति हो, चाहे हम वृद्धावस्था को पा रहे हो, इन सारी अवस्थाओं में भी हम अपने शरीर में वो लचीलापन, वो लघुता, वो एक फीलिंग कि अरे मैं, मेरा शरीर ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे मेरे शरीर में, ये जो अच्छा लगना है, एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस है, भूख बढ़ना है, इसका कनेक्शन कसरत और योग से बहुत बड़ा है। योग और भी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें हम अपनी सांसों को भी जोड़ते हैं उन आसनों से। तो सांसों को जितना हम जोड़ते हैं हमारे आसनों से, उतना बॉडी का सर्कुलेशन वो और अच्छा और बुलंद होता है। ठीक है। फिर हम आते हैं माइंडफुलनेस के बारे में, यानी कि हम हर जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हम कितने सजग हैं। तो इसीलिए हम अपने लाइफ में थोड़ा सा समय निकालें कि हम डेली अपने साथ समय बिताएं, हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, हम अपने मन के साथ रहें, हम अपनी सांसों के साथ जुड़े। इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे स्वास्थ्य के साथ। जितना हम टेंशन में रहते हैं, या तो हम बहुत भूखे हो जाते हैं, हर 2 घंटे में हमें लगता है कुछ खाना खाना है, या फिर हमारी भूख मर जाती है, हम कुछ भी खाना नहीं चाहते। तो हमारी मनस्थिति का हमारी ही जठराग्नि से एक डायरेक्ट संबंध है जो कि आयुर्वेद ने पहचाना है। तो अब मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट और लूंगी और फिर हम हमारे अगले सत्र में पहुंचेंगे। आहार विधि विधान, तो आयुर्वेद में बताया है कि कुछ ऐसे साधारण नियम है जो हर कोई अपने जीवन में लागू कर सकता है। अब वो क्या है? जो आहार हो वो फ्रेशली कुक्ड हो और वो गर्म हो। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने आहार को गरम गरम खाएं, न कि ठंडा। तो ये जो गरम खाना है, ये हमारी अग्नि को सपोर्ट करता है, मदद करता है कि अग्नि अच्छी बनी रहे। और अग्नि अगर अच्छी रही तो जो हम खा रहे हैं वो अंदर भी जाएगा और शरीर की जिस धातु की जो जरूरत होगी उसको वो पूरी भी करेगा। दूसरा हिस्सा है कि जो हमारा आहार हो उसमें स्वाभाविक रूप से चिकनाहट मौजूद हो, ना वो ज्यादा फ्राइड हो, ना वो आपने इतना ज्यादा उसको रोस्ट कर दिया कि वो जल के भुन गया। तो जला भुना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा तला हुआ खाना भी नहीं चाहिए। खाना ऐसा हो जिसमें अपना तरलता भी हो
और साथ में उसकी चिकनाहट हो। इसका मतलब ही यही है कि खाने को हमें थोड़े से कच्ची घानी के तेल में या देसी गाय के घी में पकाना चाहिए, है ना। तीसरा है कितना खाएं। तो खाना उतना खाएं जितना मेरी भूख हो, ठीक है। ऐसा भी ना करें कि अरे मैं तो मोटी हो जाऊंगी तो खाना ही कम खाना शुरू कर दें, या फिर अरे पता नहीं अगला खाना कब मिलेगा, तो इस चक्कर में डबल डबल क्या 4 गुनी रोटी और खा ली, ठीक है। तो ना अति और ना अति अल्प। चौथा भाग है कि हम तब खाएं जब हमारा पूर्व भोजन पाचित हो चुका हो। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। तो देखिए, जब हमारा सवेरे पेट साफ हो चुका रहता है तो स्वाभाविक रूप से 1-1.5 घंटे में हमको भूख लगती है। और जब हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है, हमारे मोशंस ठीक से नहीं हुए हैं, तो क्या होता है, हमें भूख भी कम लगती है। तो यही आयुर्वेद कह रहा है कि जब पूर्व आहार आपका डाइजेस्ट हो चुका है, मल त्याग हो चुका है, उसके बाद जो आप आहार लेते हैं वह लेने से आपकी अग्नि अच्छी बनी रहती है। अब स्टेप आता है, हम कौन से पोस्चर में खाएं। बैठ के खाएं, खड़े होके खाएं, लेट के खाएं, कैसे खाएं। तो भाई, खाने का सबसे अच्छा तरीका है बैठ के। जब आप इत्मीनान से, आपके पास इत्मीनान हो, समय हो अपने भोजन के साथ समय लगाने के लिए, हमें पता तो हो कि हम खा क्या रहे हैं, इसका स्वाद क्या है, कौन से रस निकल रहे हैं, तो बैठ के खाया जाए। और कोशिश करें कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत स्लाउच ना करे, लेकिन हल्की सी सीधी जरूर। अब हम आते हैं कौन से बर्तन में खाना खाएं। तो इस पे तो हम पहले सत्र में ही बात कर चुके हैं कि खाना ऐसे बर्तन में पकना चाहिए, ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जो उस भोजन के साथ रिएक्ट ना करे। तो हमारे जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, टेफलॉन कोटेड जिनको बोलते हैं, अम, क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक पैन बोलते हैं, या एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, इसमें खाना पकाना व रखना, इससे हमें परहेज करने की जरूरत है ना। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने खाने के प्रति सजग होना। कुछ लोग होते हैं टीवी चलाते हुए खाना खाते हैं या बहुत तेज तेज खाते हैं। तो खाना सजगता के साथ खाया जाए, चबा चबा के खाया जाए, और इतना भी समय ना लगा दिया जाए कि खाना उतनी देर में ठंडा हो जाए, ठीक है। और एक आखिरी बिंदु जिसको मैं कह के यहाँ रुकूंगी, कि जिसपे हम आगे के सेशन में बात करेंगे, कि हमारे आहार में ऐसी चीजें होने की जरूरत है जो एक दूसरे के मैत्री हों, न कि एक दूसरे के विरुद्ध। तो कुछ ऐसे भोजन होते हैं जैसे कि पपीता और दूध, केला और दूध, ठीक है, चीकू और दूध। आजकल ये प्रचलन में है। लोग उपवास जैसे ही अपना खोलते हैं तो कोई ना कोई मिल्क शेक पीते हैं। ये एक प्रकार का विरुद्ध आहार होता है, और ये हमारी अग्नि को भी नुकसान करता है, ये पचता भी नहीं है खाना, और तो और ये और भी चीजों को गड़बड़ करता है। तो ये आज छोटा सा सेशन कि कैसे हम अपनी जठराग्नि का ध्यान रख सकते हैं। और क्योंकि अभी वसंत ऋतु चल रहा है तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप लोग इस ठंडाई को बनाएं। और ये जो रेसिपी है, ये गर्भिणी भी ले सकती है, जो गर्भ धारण करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जो सामान्य लोग हैं वो भी इसको बना के पी सकते हैं। तो कृपया अपनी नोटबुक में नोट करें, खसखस के बीज 2 टेबलस्पून, मस्क मेलन यानी कि खरबूजे के बीज जिनका छिलका निकला हुआ हो 2 टेबलस्पून, खरबूजे के बीज 1 टेबलस्पून, काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो 1 टीस्पून लेंगे, सौंफ 1 टेबलस्पून लें, 5 छोटी इलायची लें, 25 बादाम के पीस लें, और अगर आपके घर में देसी गुलाब उग रहा हो तो उसकी पंखुड़ियां लें, और इन सारी चीजों को रात भर पानी में भिगो दें।
बादाम को अलग से भिगो सकते हैं। अगले दिन सवेरे बादाम की जो छिलकन है उसको निकाल दें। और इस पूरे चीज को अगर सिलबट्टा घर में हो तो और भी अच्छा, क्योंकि सिलबट्टे में जब इसको पीसते हैं तो इसकी जो भी गुण हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इसमें बनी रहती हैं। अगर आपके पास कुछ कूटने का हो तो इसमें कूट लें। यदि ऐसा कुछ भी ना हो तो आपके मिक्सर में चला लो। तो मिक्सर में चलाएं और मिश्री अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड करें। और इसमें 50% पानी और 50% दूध मिला के रख दें। इसको आप लोग पी के जरूर देखिए। तो होली का समय आ ही रहा है। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है जो कि हमारी अग्नि को भी अच्छा रखती है और हमारी जठर अग्नि को अच्छा रखने के साथ साथ इस ऋतु में जो बैलेंस चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, कि कफा भी बैलेंस हो, पित्ता भी बैलेंस हो, वाता भी बैलेंस हो, ये तीनों चीजों को इस मौसम के अनुसार बैलेंस रखती है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। तो यदि आपके पास, अगर आपने नोट नहीं करी है रेसिपी, तो कृपया करके पूछ लें। और यदि आप लोग अपने वीडियोस चालू करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ओके, तो अभी 4:40 हो गया है। और अब हम जठराग्नि के बारे में आज हमने थोड़ी सी बात करी। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी संकल्प शक्ति के बारे में। तो रुचिका जी, अब मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि आप अपना शेयरिंग शुरू करें। जी एक मिनट। मेरी स्क्रीन शो कर रही है। रुचिका जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आपका स्क्रीन परफेक्ट दिख रहा है। ओके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। शिफाली, मेरी आवाज आ रही है? अभी थोड़ी बेटर है, हाँ। यस। ओके। तो सबसे पहले मैं शिफाली को थैंक यू कहना चाहूंगी ये एक मौका देने के लिए। तो आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति के बारे में कि क्या होता है पावर ऑफ इंटेंशन, विचारों की शक्ति। क्यों शिफाली मैम बार बार संकल्प शक्ति के बारे में बात करती हैं? मैं हमेशा सोचती हूँ, फिर बाद में मुझे खुद ही अंदर से आंसर आता है। कितने पावरफुल है हमारे विचार, कि इतना इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात करना कि हम पूरा दिन सोच क्या रहे हैं, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, इसके बारे में बात करना कितना जरूरी है। इसलिए हर बार जब भी वो स्टार्ट करती हैं तो वो संकल्प शक्ति को जरूर ऐड करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वी ऑल आर क्रिएटर्स। हम सब सृष्टि करते हैं। सबसे पहले जो भी हम सोचते हैं, हम उस चीज की ना सृष्टि करने लगते हैं। जैसे आज हमारी शिफाली मैम ने बताया ठंडाई के बारे में, तो अब सबसे पहले हमारे अंदर क्या आएगा? विचार आएगा, अरे मुझे भी ठंडाई बनानी है। क्या आया? ये पहले सबसे पहले विचार। अब इसकी सृष्टि कैसे हुई? हमारे इस विचार से, कि पहले मुझे ये ठंडाई बनाना है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी? जाके मार्केट जाके सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आऊंगी और फिर उसको बनाना शुरू करूंगी। अब हो सकता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले, तो ये क्या आ गया हमारा? पहले तो मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे पीनी है ठंडाई, लेकिन अब आ गया यहाँ पे एक विकल्प कि बादाम तो मिल ही नहीं रही है एक दुकान से। तो माइंड क्या कहेगा? रहने देते हैं, नहीं पीते हैं। फिर दूसरी तरफ दूसरा विचार क्या आएगा कि चलो दूसरे शॉप में ट्राई कर लेते, शायद वहां मिल जाए। हम दूसरी शॉप में जाएंगे, फिर वहां पे भी शायद नहीं मिले।
फिर हो सकता है हम हार मान जाएं, रहने दो यार, क्या ठंडाई पीना। फिर एक बार मन में आएगा, चलो एक लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, और हो सकता है वो तीसरी दुकान में हमें मिल जाए। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे विचार होते हैं, कैसे कोई हम एक संकल्प लेते हैं और फिर उसके रास्ते में कितने सारे विकल्प भी आते हैं। अब जो हम सोचते हैं वो उन्हीं चीजों की हम अपने जीवन में सृष्टि करने लगते हैं। जहां भी हमारा इंटेंशन, हमारे विचार जाते हैं, हम उसको अपने जीवन में क्रिएट करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। हमारी ऊर्जा का प्रवाह उस तरफ प्रवाहित होने लगता है। जहां हमारा ध्यान जाता है उस चीज की सृष्टि होने लगती है। जैसे ही हमारा ध्यान उस परिस्थिति पे जाता है, वो परिस्थिति हमारे चारों ओर क्रिएट होने लगती है। और जैसे ही वहां से हम ध्यान हटाने लगते हैं, वो धीरे धीरे हमारे जीवन से वो चीजें हटती चली जाती हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब कहते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, संकल्प। संकल्प शक्ति मीन्स वे ऑफ मेकिंग अवर फोकस मोर स्ट्रॉन्गर। यानी कि अगर हमने कोई संकल्प लिया, मैंने संकल्प आज लिया कि मुझे ठंडाई पीनी है, ये तो बहुत छोटा संकल्प है। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो एक बहुत बड़ा संकल्प है कि मुझे मदर बनना है, और बहुत ही नेचुरल वे से बनना है। मुझे अपनी डिलीवरी नेचुरल वे से मुझे अपने बेबी को लाना है। मुझे सीजर प्रोसेस नहीं अडेप्ट करनी है। तो ये एक संकल्प है। अब उसके लिए जो इतना सारी प्रोसेस हमारी शेफाली मैम बताती हैं कि हमें अपनी डाइट पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी पे, फिजिक्स पे ध्यान करना पड़ेगा कि हम टाइम टू टाइम फर्स्ट मंथ में कौन से योगा करने हैं, सेकेंड मंथ में कौन से योगा करने हैं। या यदि कोई लेडी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसके लिए कैसे, हमें उसके लिए पहले एक संकल्प लेना पड़ेगा। जरूरी है सबसे पहले संकल्प लेना कि हाँ मुझे ये करना है। अब यहाँ पे जैसे शेफाली मैम ने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे इस नेचुरल बर्थिंग के लिए सबको अवेयर करना है। हमारी उषा मैम ने संकल्प लिया है कि मैं सबसे ज्यादा इन सबको नॉलेज देना चाहती हूँ कि आप लोग हो स्ट्रॉन्गर, आप नेचुरल वे से बेबी को ला सकते हो, जरूरी नहीं है सीजर को अपनाने की। तो इसी तरह हमें सबसे पहले समझना है कि हमें क्या संकल्प लेना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरल बर्थिंग के लिए आगे काम करना चाहते हैं, तो ये संकल्प लेना चाहते हैं। अब ये संकल्प जब लेते हैं तो आगे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारे विचार होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा हमारे माइंड में विचारों का जो मिलन होता है। संकल्प जब भी आप लेंगे उसके साथ विकल्प जरूर आएंगे। जैसा कि अभी मैंने एक छोटा एग्जांपल ठंडाई का बताया कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ठंडाई पीनी है, लेकिन उसमें विकल्प आया कि ये इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है, चलो आज रहने देते, चलो नहीं पीते। इसी तरह जब भी कोई लेडी ये संकल्प लेगी कि मुझे मदर बनना है, या मुझे नेचुरल बर्थिंग के लिए काम करना है, या नेचुरल वे से मुझे अपनी डिलीवर करनी है, तो हो सकता है उसकी लाइफ में ना बहुत सारे विकल्प आएंगे। विकल्प कैसे आ सकते हैं, संकल्प क्या है, एक पॉजिटिव थॉट कि मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन विकल्प आएगा मेरे से नहीं होगा। या कुछ लोग कहेंगे देखो आजकल जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है बहुत ही प्रॉपर वे से हो जाती है, क्यों नेचुरल बर्थिंग की तरफ जा रहे हो, बहुत दर्द सहना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते लगते हैं। या हो सकता है कहीं तुम्हारी बॉडी ऐसी है ही नहीं कि तुम कर पाओ। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प आएंगे जो आपके संकल्पों को क्या करेंगे, कमजोर बनाएंगे। मौलिक रूप से जीवन दुखी नहीं है, मानव का ध्यान दुखी है।
जीवन ध्यान का दर्पण है, जैसा हमारा ध्यान होगा वैसा हमारा जीवन होगा। अब वो कहते हैं कि अगर आपका ध्यान सिर्फ इसी चीज में जाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये 100% श्योर है कि वो नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ यही सोचने में लगा दी कि मुझसे तो होगा ही नहीं। तो जरूरी है सबसे पहले अपने विचारों पे काम करना, कि हम इसके लिए अवेयर रहे कि मैं खुद को, अपने आप को क्या फीड कर रही हूँ, मेरे विचारों में क्या चल रहा है। क्या मैं विचारों में विकल्प को अपने पावरफुल तो नहीं बना रही? मेरे विचार कौन से विचार है जिनको मैं पावरफुल बनाती जा रही हूँ? क्या ये मैं हमेशा यही सोचूं मेरे से होगा ही नहीं, अरे मेरे से नहीं होगा? तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? हमें अवेयर होना। अब आगे कहते हैं, एक तो हमारा माइंड है जो कि बहुत ही सुंदर, में हर एक संकल्प के साथ विकल्प भी आएंगे। दूसरा, हमें ये ध्यान देना है कि हमारा संकल्प में कोई भी ऐसे दो संकल्प जो हो वो विपरीत नहीं है। कि विपरीत संकल्प कैसे होते हैं? कि एक एग्जांपल, जैसे अगर किसी को क्या करना है, ध्यानी बनना है, या फिर किसी को विचार आएगा कि मुझे ना नेचुरल बर्थिंग ही करनी है, रुचिका, लेकिन थोड़ी आवाज तेजी से बोलेंगे, थोड़ी आवाज कम हो रही है। आवाज मेरी कम हो रही है? हम्म। चल, ठीक है। तो दूसरा, हमें अपने संकल्प पे क्या ध्यान करना है कि हमारा जो संकल्प है वो कोई भी दो, अगर हम पहले तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि माइंड में ये होना ही नहीं चाहिए कि मेरी नेचुरल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। अगर 1% भी आपके अंदर ये है विकल्प, तो हो सकता है वो विकल्प आपका पावरफुल हो जाए। आपने अपनी ऊर्जा उसको पावरफुल बनाने में लगा दी, और उस टाइम पे आप डर जाओ और वो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने संकल्प के प्रति अवेयर रहना और हमेशा उसी के बारे में सोचना, साथ ही हमारे जो संकल्प हो कभी भी विपरीत नहीं है, दो अलग अलग दिशाओं में संकल्प लिए हुए नहीं है। आगे, अब इसमें प्रोसेस में जरूरी है अपने संकल्प की शुद्धि करना। हमने जान लिया, मैंने एक हम कि संकल्प जब हम लेते हैं उसमें बहुत सारे नकारात्मक विचार भी आएंगे, विकल्प भी आएंगे। तो जरूरी है अपने संकल्प की शुद्धि करना, हर समय करते रहना। अभी शुद्धि कैसे होगी? जब हम क्या करते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे क्या होते हैं, वीड्स भी निकलते हैं। तो हमें जरूरत होती है उन बीट्स को टाइम टाइम पे काटते रहने की। सिमिलरली हमारे दिमाग में जब कोई विचार आता है, जब हम कोई संकल्प लेते हैं, तो हर समय कुछ ना कुछ ऐसे विचार आएंगे जो आपके संकल्प को कमजोर बनाएंगे। अब हमारी शिफाली मैम ने संकल्प लिया है कि मुझे नेचुरल बर्थिंग में काम करना है, या उषा मैम ने ये संकल्प लिया है, तो क्या उनके दिमाग, उनकी लाइफ में ये विकल्प नहीं आते होंगे? बहुत सारे चीजें आती होंगी जो उनके माइंड को, इनके काम को डिस्ट्रैक्ट करती होंगी। कभी किसी फैमिली फंक्शन में जाना है तो क्लास नहीं हो सकती, या कभी कोई ऐसा काम है जिसके कारण नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने संकल्प की हर पल शुद्धि करती रहती हैं। उनके माइंड में बहुत क्लियर है कि मुझे तो ये काम करना ही है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रियोरिटी क्या है, उसको सेट करना है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संकल्प की शुद्धि करना। शुद्ध संकल्प, जैसे सोने के खेत में विकल्प नामक खरपतवार उपस्थित नहीं होना। संकल्प शुद्धि है, विकल्प से जुड़ा संकल्प अशुद्ध है। केवल शुद्ध संकल्प जीवन को इच्छित मार्ग पर ले जा सकता है, यानी कि उसमें कोई भी विकल्प उपस्थित नहीं है। दीदी, आगे दीदी जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है मेरी? अब आ रही है? थोड़ा और बोलो। शिवाली, अब मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा हाँ दीदी अब आ रही है। माइक पास में रखो। अब आ रही है? ओके। तो अभी हमने जाना कि किस तरीके से शिवाली, मैंने कहाँ तक बोला था? आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हो कहाँ तक सुनाई दिया था? ये कि खरपतवार हमको हटाना पड़ेगा, ओके ओके यहाँ तक आप पहुंचे थे। ओके। तो हमने जाना कि जब कोई एक खेती करते हैं, जब कोई प्लांट लगाते हैं, तो हमें उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे वीड्स होते हैं जिन्हें हमें समय समय पे काटना पड़ता है, ताकि हमारा जो प्लांट उग रहा है वो प्रॉपरली उग सके। इसी तरह अगर हमने कोई संकल्प लिया है, तो समय समय पे हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे विकल्प होंगे जो हमारे संकल्प को कमजोर करेंगे। यही यहाँ पे दिया गया है कि शुद्ध संकल्प, जैसे सोने के खेत पर विकल्प नामक खरपतवार उपस्थित नहीं होना, तभी वो हमारा संकल्प क्या होगा, पावरफुल बनेगा। नहीं तो हमने जो संकल्प लिया है उसकी हम सिद्धि कर ही नहीं पाएंगे, अगर हमने अपना ज्यादा ध्यान उन विकल्पों पे दे दिया। तो आगे कहते हैं, हर बार एक संकल्प से 2 या 3 विकल्प जुड़ जा सकते हैं। जैसे अभी हमने जाना कि अगर हमें ठंडाई बनानी है, तो हमारे दिमाग में आएगा, अरे कौन जाएगा, मैं तो थक रही हूँ। आ गया पहला विकल्प। दूसरा विकल्प आया, मैंने निकल भी गई लेकिन मार्केट में एक दुकान में तो मिला ही नहीं। इस तरीके से बहुत सारे विकल्प हमारे संकल्प में जुड़ते चले जाते हैं। और बहुत जरूरी है अपने संकल्प को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, संकल्प की सिद्धि करने के लिए, इन विकल्पों को टाइम टाइम पे कट करते जाना, इनको हटाते चले जाना। अपने संकल्प की शुद्धि, इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं संकल्प की शुद्धि करना। वहां उस संकल्प की शक्ति नहीं रहती। जहां हमने थोड़ा सा कर दिया, आज रहने देते हैं, हो गया, अब वो संकल्प पूरा होगा ही नहीं। तो जरूरी है अपने संकल्प या के जो हमने लिया है उसको पावरफुल बनाना, ना कि उसके विकल्प हमारे पावरफुल बन जाए। नहीं तो वही हमारे जीवन में सिद्ध हो जाएंगे। संकल्प शुद्धि से ही संकल्प शक्ति आती है, संकल्प शक्ति से संकल्प सिद्धि आती है। आपने संकल्प लिया, हर रोज आपको उस संकल्प की शुद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि विकल्प के विचारों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, और फिर जाके वो हमारा संकल्प सिद्ध हो पाएगा, उसमें शक्ति आ पाएगी। आगे कहते हैं अब इसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है संपूर्ण जागरूकता, कंप्लीट अवेयरनेस। जब आप पूरी तरीके से जागरूक होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा संकल्प, कौन सा विकल्प आपके संकल्प को कमजोर बना रहे हैं। संकल्प of weak mind is ineffective. We can make our mind stronger by sadhana. अब कहते हैं ये कंप्लीट अवेयरनेस आएगी कैसे? हमें तो याद पता ही नहीं चलता कि हमारे दिमाग में विकल्प आ भी चुके हैं। अभी कंप्लीट अवेयरनेस आती कब कैसे है? तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान का। अगर आप अपनी लाइफ में साधना जोड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, और आप कंप्लीट अवेयर हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में विचार क्या चल रहे हैं। तो और पूरा दिन वो जागरूकता आपके जीवन में आ जाती है जब अपने माइंड को आप शांत करना चालू कर देते हैं। मेडिटेशन का काम ही होता है आपके माइंड को शांत करना। अगर माइंड आपका भाग रहा है, तो आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि आपके माइंड में विकल्प भी आ चुके हैं। तो एक रोल है ध्यान का, जो आपके अंदर संपूर्ण जागरूकता लाता है, और यही जागरूकता आपके संकल्प को शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। आगे बताते हैं कि
अब इस संकल्प पूरे विचार विज्ञान में पहला तो हमें जानना था कि हम जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं उसके साथ विकल्प भी आते हैं। अब उनका विकल्प का हमें पूरी तरीके से किस तरीके से टाइम टाइम पे जिस तरीके से हम बीट्स को काटते रहते हैं हमें विकल्प को भी हटाना है। और दूसरा हमें मेडिटेशन को ऐड करना है ताकि हम कंप्लीटली अवेयर हो सके, इस प्रक्रिया को अपना सके। तीसरी चीज जो हमें बताते हैं वो है मौन। जब हम अपना बहुत ज्यादा फालतू चीजों में बातें में लगे रहते हैं, अपने मौन से बाहर बातें करने में ही नहीं, हमारे मन को भी शांत रखना होता है। अगर हम पूरा टाइम सोचते रहते हैं तो हो सकता है बहुत सारे विकल्प आएंगे जो आपके संकल्प को कमजोर बनाएंगे। इसीलिए जरूरी है अपने मन को शांत रखना और साथ ही उतना ही बोलना जितना जरूरत हो। नहीं तो जो भी हमारी अंदर की एनर्जी होती है, कहा जाता है वो एनर्जी हमारे बोलने सुनने इन सब में खर्च होती है। और अगर जरूरत नहीं है, हम बोले जा रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमारी कम होती चली जा रही है। These three provide power to your संकल्प। मन को जितना शून्य रखोगे, मन की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। मन को जितना शून्य रखोगे, संकल्प शक्ति उतनी ही प्रचंड होगी। उतनी ही शक्ति से आप अपने संकल्प को सिद्ध कर पाओगे। यही हमें जाना मेंटल डायरिया नहीं करना है। यानी दिमाग में, हमारा दिमाग क्या होता है, वही वही थॉट को बार बार दिमाग में चलती रहती हैं और हम अपनी ऊर्जा को खर्च करते ही चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अपनी ऊर्जा किस तरीके से खो चुके हैं। कभी कभी होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो जहाँ जरूरत नहीं होती है, हम उस चीज को जो हम एक सेंटेंस में खत्म कर सकते हैं उसको हम 10 वाक्यों में खत्म करते हैं। तो ये किस तरीके से हमें अपनी ऊर्जा को सेव करके अपने संकल्प को पावरफुल बनाना है, इसके लिए हमें जागरूक होना जरूरी है। साथ ही एक और काम करना है कि हमें हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहना है। हो सकता है कभी कभी हम खुद ही अपने संकल्प में टूटने लग जाएं, तो जरूरी है खुद को भी मोटिवेट करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करते रहें। योर थॉट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, योर वर्ड्स विल मेक यू एंड द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गर। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से विचार हमारे चारों तरफ हमारी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं और जब हम संकल्प लेते हैं तो उसके साथ हमारे जीवन में विकल्प भी आते हैं और किस तरीके से इनकी हमें शुद्धि करते रहना है। और वो शुद्धि होती है संपूर्ण जागरूकता से, और वो संपूर्ण जागरूकता आती है मन को शुद्ध करने पे, और मन जो शून्य होता है वो होता है ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही। सॉरी अगर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया हो तो। ओके मैम, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद मैम रुचिका आपका। मुझे लगता है कि आज जो आपने बताया है संकल्प शक्ति के बारे में, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और हम उसको अपने जीवन में उपयोग कर पाए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। अ, रोशनी, जी मुझे may I say something? अच्छा, ये है उषा ओपन का दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा अपना कुछ और भी देख रही थी। वेल, बोथ ऑफ यू, शेफाली, रोशनी, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। एंड एवरी आपका हर, शेफाली आपकी हर स्लाइड बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीजें बताती है और मैंने नोट भी किया। और वो ठंडाई वाली बात भी मैंने उसकी पिक ले ली, इतनी जल्दी लिख नहीं पा रहे थे। एंड उसको बनाएंगे। रुचिका जी, आप मैंने, मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी, मैंने उनको अभी भेजा। मैंने कहा आज मैं उनसे बात कर रही थी, उनकी संकल्प शक्ति में थोड़ी सी वो आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं कर पाते हैं लोग।
करना चाहते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक है कर रही हूँ, फिर बीच में थोड़ा सा वो नेगेटिव वाली बात। अ, तो मैंने उनको झट से भेजा, मैंने कहा ये आप अटेंड करो, आप में संकल्प शक्ति के लिए थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रुचिका जी एंड शेफाली ऑफ कोर्स। इसमें मैं एक बात कहना मांगूंगी कि आप लोग ये पता करें इसमें से कितनी बिगिनिंग ऑफ द सेशन में हम कहें कि प्रेग्नेंट कितनी हैं, सो दैट हम कुछ बातें उनको उनके साथ फोकस करें। एंड अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा, आई डोंट नो, पता नहीं मैं आ पाऊंगी कि नहीं, दैट इज 24 24 तक। संडे। हाँ मैं होंगी, लेकिन मैं तैयार नहीं होंगी, मैं बाहर रहूंगी, तो मैं सिर्फ अटेंड करूंगी, आप लोग कंडक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने सेशंस शुरू करेंगे। अब नेचुरल बर्थ का जैसे आप कह रहे हैं ना कि संकल्प की बात है, तो संकल्प के बीच में बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो हमें रोकेंगी, रोकती हैं, हम स्लो हो जाते हैं, कोई बात नहीं, परिस्थितियां हमको स्लो करती हैं, लेकिन संकल्प रहेगा कि हाँ ये करना है। अगर हम एक महीने में 2 मदर्स को भी कांटेक्ट कर पाए और पर्सनल उनको, फिर बाद में वो पर्सनल लेवल पे आप लोगों के शेफाली के साथ बात करें, और फिर अगर हमें इंदौर में कुछ लोग मिल जाते हैं तो हम 1-to-1 आपकी क्लिनिक में, जो आपकी सिल्वर स्प्रिंग्स में है, जगह काफी है, वहां ही दे रहे हैं। करना है। भले थोड़े लोग आए, कभी कभी ऐसा होता था क्लास में एक ही स्टूडेंट है तो ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए करेंगे। तो ये अगर हमारे मन में संकल्प है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रेरित करना है, बहुत जरूरत है इस बात की। शेफाली जी ने हमारे हेल्थ कॉन में बहुत बढ़िया वो एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया, लोगों को बहुत पसंद आया कि हमने बाद में डाला, पहले उन लोगों ने नहीं, उन्होंने सारे मेडिकल वालों को ही रखा हुआ था, एलोपैथी वालों को ज्यादातर। तो ये जो आयुर्वेदा रखा गया, उनके अंदर एक इच्छा सी हुई है कि हाँ इसको भी हमें आगे प्रिवेंशन की तरफ, वो एल्डरली केयर पे था, 2 एक्सट्रीम्स हो जाती हैं, हम लोग बात कर रहे हैं महिला की और बच्चा पैदा होने की, और वो उनका कॉन्फ्रेंस थी एल्डरली पे, लेकिन उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। तो इसी बात के साथ हमारे साथ हमने एक्चुअली फॉर्म भी भरवाए हैं लोगों से। तो आप में से मैं सभी से कहूंगी कि आप लोग अपने वीडियो ऑन करें, और आज आपको जो भी बात अच्छी लगी आज के सेशन में, कृपया करके हमें बताएं। तो कविता जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे मुझे, एक सैमसंग SM है, एक लक्ष्मी गुप्ता जी जुड़े हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप बताइए, आज के सेशन में आपको क्या बात छुई है, आपके दिल को छुई है, आपको यह बात नहीं लगी है। तो लक्ष्मी जी, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने पूरा नहीं देखा वीडियो, 10 मिनट का देखा, जो भी सुना उसमें ये पता चला कि जो लास्ट के 5-10 मिनट मैंने सुने, तो उसमें बताया गया संकल्प और विकल्प के बारे में। कुछ भी हम संकल्प लेते हैं तो विकल्प जरूर आते हैं, तो उस इससे हमको बचना चाहिए कि विकल्प को ज्यादा से ज्यादा नेग्लेक्ट करें, और जो संकल्प है उस पे अडिग रहें, तो ही हम जाके जो सोच रहे हैं, जिस चीज का संकल्प लिए वो पूरा कर पाएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। ख्वाजा जी, आप शेयर करेंगे? कविता साहू, ये नया नाम दिख रहा है मुझे, वैसे मैं इनसे परिचित नहीं हूँ। अच्छा, आस्था जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को पहले? वो कविता साहू के ना, मेरी भाभी जी जुड़ी थी, उससे मैं देख रही थी। ओके। तो आज के सेशन में आपके लिए क्या टेक अवे रहा? दीदी, ये जो आपका संकल्प शक्ति और विकल्प के बारे में बताए हैं ना, वो काफी मैं अपनी जिंदगी में देख पा रही हूँ।
संकल्प मैं करती हूँ, बट विकल्प जो आते जाते हैं उससे मेरी संकल्प शक्ति का जो पार्ट है ना, वो बहुत कमजोर होते चला जाता है। ये मैं अपने जीवन में देख पा रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे हमको जितना ध्यान देंगे, तो एक तरफ मन है, दूसरी तरफ आहार है, फिर लाइफस्टाइल है। ये तीन चीज को अगर हमने अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद औषधि का रोल आएगा, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। ख्वाजा जी। हेलो एवरीवन। यस, आज का आपका टेक अवे। हाँ, मैं ख्वाजा फ्रॉम सतना। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी शिफाली मैम ने बताया डाइट के बारे में ना, कि पानी को लोग बोलते हैं कि पीते रहना चाहिए, प्यास लगे या ना लगे पीना चाहिए। तो जो अभी आपने बताया कि हमारी डाइट में अगर पानी है ना, कई बार हम लोग सूखी सब्जी बनाते हैं, है ना, सूखा सूखा चीज, तो वो तो प्यास लगेगी। और मैंने देखा आसपास की लोग सूखी सब्जी में भी रहते हैं, और वो पानी भी आधे आधे घंटे 40 मिनट के बाद पीते हैं, है ना। उनका मैंने देखा है, उनका हेल्थ को देखा है, तो मुझे लगता था ये जब इतना केयर कर रहे हैं तो क्यों है ऐसा। तो मुझे क्लियर हुआ अभी कि पानी, मतलब अपन हमारे खाने में, हमारे सलाद में पानी वाला चीज होना चाहिए। तो हम 2 लीटर पानी की जगह 1.5 लीटर भी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये मेरे लिए। दूसरा, संकल्प शक्ति के बारे में रुचिका मैम ने बोला कि संकल्प, तो ये बिल्कुल सही है। हम जब सोचते हैं कि हमें करना है, फिर हमें बहुत सारे विकल्प, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। ये चीजें बहुत अच्छी क्लियर हुई। और लास्ट, उषा मैम ने बहुत अच्छा बोला कि अगर सेशन में एक भी लोग आ रहे हैं, तो भी हमको अपने संकल्प को बरकरार रखना है। रेगुलर हमें मीटिंग्स करते रहना है ना। हो सकता है कभी कोई आना चाह रहा, कोई सिचुएशन है उसके साथ, या वो नहीं आ पाया, कुछ भी XYZ हो सकता है, लेकिन हमें कंटिन्यू रखना है। तो लोगों को पता चलेगा कि ये कंटिन्यू है, हमें आना है, तो रेगुलर रहेगा। ओके, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू ख्वाजा जी। तो ख्वाजा जी और शमशाद मैम सतना में है, और उन्होंने जो है हर 15-15 दिन में मुलाकातें शुरू कर दी हैं। और साथ साथ में वो अपने नोट्स भी बनाते चले जा रहे हैं, जो भी वो इस सेशन में सुन रहे हैं। तो वो और भी महिलाओं को गाइड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ठीक है। मुझे लगता है और कोई सवाल यदि किसी के हों तो बताएं, या हम अभी फिर रुकें। नेहा जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अ, जी जी जी, बहुत बढ़िया रहा सेशन। ये जो आपने जठराग्नि की बात रखी तो काफी, मतलब अच्छे अच्छे लोग इसमें उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या करे, कैसे खाया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे डिस्कस करना सभी के साथ, तो बढ़िया रहा। और टेक अवे मेरा ये रहा दीदी कि परस्पर विपरीत संकल्प हमारा नहीं होना चाहिए। काफी बार हम उसी में उलझ जाते हैं, संकल्प तो करते हैं पर दो संकल्प परस्पर विरोधी हो जाते हैं। एंड वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ हम फोकस करते हैं तो एनर्जी फ्लो उस तरह होने लगता है। तो सेशन बढ़िया रहा। और उषा मैम ने जो बात कही कि एक भी स्टूडेंट आए फिर भी हम कंटिन्यू रखेंगे, वो भी काफी इंस्पिरेशनल रहा। काफी लोग और ज्वाइन करेंगे बिल्कुल। और दीदी एक जस्ट पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ठंडाई का प्रोपोर्शन बताया उसमें कितने ग्लास बन सकते हैं, मतलब 25 बादाम लेने हैं तो कितने ग्लास बन सकते हैं उसमें ठंडाई के? इसमें लगभग 5 से 6 ग्लास बन जाते हैं। ओके, हाँ, बस पांच से वही एक। छह बढ़िया, जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल सभी लोग ट्राई करें। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें। बिल्कुल। और जो आप उसे खुद पिएंगे, तो आपको जो एहसास होगा, मतलब इतना जबरदस्त रेसिपी है। एक तरफ हाँ, कफा बैलेंसिंग है, दूसरी तरफ वाता भी नहीं बढ़ता है इससे, अग्नि भी अच्छी रखती अग्नि है। भी अच्छी रहती है। मतलब हाँ, जबरदस्त रेसिपी। तो ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि हर हफ्ते में आप लोग के साथ एक ऐसी अच्छी रेसिपी शेयर करूं, जो वेरी एक, नाइस। जो गर्भ धारण करना चाहती है उसके लिए भी अच्छा है, जो गर्भ धारण कर चुकी है उसके लिए भी अच्छा है ना। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहेगा दीदी। ठीक है। तो ठीक है। रोशनी, आज के सेशन को आप कंक्लूड करें और बताएं सभी को कि हमारा अगला सत्र कब है। जी मैम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम हमारे ग्रुप में पहला सत्र और दूसरा सत्र के वीडियो पिन करेंगे, ताकि जो नए हैं और हमसे जुड़े वे टीम में,
तो वो उस सेशन के जो दौरान कुछ सीख सकें। और मैं एक बार फिर से सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप डाइन से या नर्स या इन्हें जानते हैं तो कृपया व्हाट्सएप पर नाम और नंबर जरूर भेजें। और ग्रुप में प्रश्न किया गया था नम्रता जी द्वारा, उनका 5वां महीना शुरू है और उनके टाके लगे हैं, तो क्या वे योगा कर सकती हैं क्योंकि 1 सप्ताह ही हुआ है उनको। जी, तो नम्रता जी यहाँ पर है क्या? अगर नम्रता जी यहाँ पर है तो एकदम उनके साथ अच्छे से बात हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चन लिखा था, तो अभी लग रहा है वो शायद यहाँ है नहीं। तो खैर, हाँ, लग रहा है कि नहीं है। एक ही आंसर मैं फिलहाल देना चाहूंगी, क्योंकि ये एक स्पेशल सिचुएशन है। ये स्पेशल सिचुएशन के लिए आंसर स्पेशल ही दिया जाता है, क्योंकि हमें सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको उत्तर सटीकता से कर सकते हैं, है ना? क्योंकि पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि उनको ये क्यों हुआ। तो अभी के लिए एक ही आंसर देना चाहूंगी कि योगासन वो ना करें, लेकिन वो वॉकिंग फिर भी कर सकते हैं। बाकी अन्य चीजों को जब हम उनसे मिलेंगे या उनसे फोन पे चर्चा होगी, तो हम और भी चीजों को ठीक से बता सकते हैं। जी, उषा मैम, आपको इसमें यदि कुछ ऐड करना हो। हाँ, सही बात है कि वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करें शेफाली, उस पर डिपेंड करेगा फिर कि हम उनको वैसे नीचे के पार्ट में टाइप्स ऑफ एंड अपर बॉडी की एक्सरसाइज जो योगा है बिल्कुल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आराम से कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो सारे बड़े तेजी वाले से करने वाली एक्सरसाइज है भी नहीं अपने इसमें। तो मोस्ट ऑफ द जो हमने बताई हैं, स्पेशली अपर बॉडी की के बारे में के आसन, वो लेडी वो आराम से कर सकती हैं, बल्कि करना चाहिए, बिकॉज सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो सिस्टम ठीक रहेगा। और वो जो उनके स्टिचेस लगे हैं, दोज आर कॉल्ड मैकडोनाल्ड स्टिचेस, सर्कलेज बोलते हैं उसको, उससे कुछ नहीं है। उससे हमारे प्राणायाम और योगासन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी दैट पर्सन शुड डायरेक्टली टॉक शेफाली जी से, वो करें। आपके पास फोन नंबर है, उनको आप रोशनी डायरेक्ट बात करवा दीजिए शेफाली से, उसके बाद फिर हम उस पर आगे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी मैम, ओके। अगर आप में से किसी को भी कोई और प्रश्न है तो कृपया पूछें। वो तो हो चुका है। अब आप जो है अगले सत्र कब है और क्या है ये बताइए बस। ओके, आप सभी का धन्यवाद। अब हम हमारे अगले सत्र में मिलेंगे, जहां हम वाक क्षेत्र कैसे अच्छा है, स्वसंवाद, गर्भस्थ शिशु संवाद, प्रैक्टिकल योगा व ध्यान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। हमारा अगला सेशन 24 मार्च को होने वाला है। तो 24 मार्च जो है होलिका दहन का दिन है। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि कौन सा समय आप लोग के लिए अनुकूल है। क्या हम यही सेशन को सवेरे 10 बजे रख लें क्या? क्योंकि होलिका दहन है तो बहुत सारे लोग शाम को पूजा वगैरह करते हैं। या फिर हम जिस समय आज रखें 4 to 5 PM, इसी टाइम पे रखें। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, सैमसंग लिखा हुआ है आपके में। ओके, ठीक है। तो सभी लोग रोशनी, प्लीज इस बात को आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना? ओके मैम। 12 से 3 बजे का टाइम आप रख सकते सॉरी, हैं। 12 से 3 के बीच में कोई भी टाइम आप रख सकते हैं 24 तारीख को। ओके। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जया सुकीर्ति। ग्रेट। आप पहली बार ज्वाइन किए हैं? जी जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। के कहाँ से मिला आपको ये लिंक?
ये मुझे मेरी भाभी ने दिया था, अनामिका पांडे नाम है उनका, वो अक्सर जुड़ती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जी मैं उसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ उसमें। ऑलरेडी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। अपना परिचय जरूर दीजिएगा जिससे कि हम आपसे फिर और अच्छे से जुड़ पाए। जी जी जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। हमारा फिर अगला सत्र 24 मार्च, और जैसा कि आपने सुझाव दिया है कि 12 से 3 के बीच में कोई एक समय हम निकाल के इस सेशन को कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्ते सभी को। नमस्कार। नमस्ते। बाय। नमस्ते दीदी।